हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के सक्सेस स्टोरी की कहानी वाले एक अगले एपिसोड में। आज के इस सेशन में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जिन्होंने अपने सफलता के दम पे ना केवल अपना ही बल्कि अपने परिवार का नाम रोशन किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि यार स्पेशली लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होने वाली है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो ये सोचती है कि शादी से पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, शादी हो गई तो प्रिपरेशन नहीं हो सकती, उन सारे बच्चियों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। सबसे पहले स्वागत है सुकन्या आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप बनेगी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन, रोल मॉडल। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगी आप थैंक स्टार्टिंग यू में? सर। मैं सुकन्या हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं इस बार सीबीडीटी में सिलेक्टेड हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 जो एग्जाम हुआ था, मैं उसमें सिलेक्टेड हूँ इस बार। तो मेरी ऑल इंडिया रैंक है 1003। एंड मैंने पहले भी बहुत साल से एग्जाम दे रही थी, लेकिन थोड़े थोड़े नंबर से फाइनल मेरिट में रह जा रही थी। लेकिन इस बार फाइनली सिलेक्टेड हूँ और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो आशा करती हूँ कि बहुत जल्द ज्वाइन कर जाऊंगी वहां पे। दैट्स बस। ग्रेट। मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूवर्स से कि सुकन्या हमारी पुरानी स्टूडेंट है जो कुछ साल पहले हाँ। केवल वो केवल क्योंकि जब से ये ऑनलाइन कल्चर आ गया है तो हम अपने बच्चों को केवल उनके नाम से ही जान पाते हैं। आज पहली बार हम बच्चे को देख रहे हैं, नहीं तो केवल ये था कि हाँ, एक सुकन्या मोंडाल नाम की एक बच्ची है जो हमेशा क्लास में जब हम क्विजेस सॉल्व कराते हैं तो टॉप 5 में रहती हाँ। है। आज वो पहली बार हमें यहाँ पे दिख रही है और ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और इनका डेडिकेशन हमें हमेशा ही क्लास में दिखा है। मेरे पुराने बच्चे, हर बच्चा ऑलमोस्ट इनका नाम जानता है क्योंकि ये हमेशा टॉप 5 में ये नाम देखने को मिला है, सुकन्या मोंडाल। तो सुकन्या अभी तक तो केवल वहां पे देखने को मिलता था, अब पूरा हिंदुस्तान नाम जानेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो थोड़ा सा कुछ फैमिली के बारे में आप बताइए, परिवार में कौन कौन है, भाई बहन, मम्मी पापा, सभी के बारे एक्चुअली सर, मेरे फैमिली में मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई है। में। ओके। और अभी तो मैं मैरिड हूँ, तो मेरे इन लॉज के घर में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड और मैं रहती हूँ। ओके। मेरे घर मेरे इन लॉज के घर से बहुत ही पास है। ओके। तो जैसे मैं शादी से पहले से ही मतलब कॉम्पिटिटिव पढ़ रही थी, तो ट्राई कर रही थी, इसलिए शादी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन वैसे अगर आप चाहे तो डिटरमाइंड होकर पढ़े तो सब कुछ आसान है, मुझे लगता है ये। तो मेरे घर में मेरे पापा का थोड़ा हेल्थ इशू है। उनका ब्रेन में ब्लॉकेज है, तो उसके लिए उन्हें हर साल 2 बार बैंगलोर में ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है। तब मैं उनके साथ ही आती हूँ, मेरे मम्मी भी आते हैं। तो उनके हेल्थ इश्यूज, तो मेरे पढ़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे थोड़ा घर में सब प्रॉब्लम होते थे। तो उनके बाद भी मेरे पापा ने और मेरे मम्मी ने बहुत ही मुझे मोटिवेट किया। जब तक मैं पिछले 7 साल से पढ़ रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर रही थी, एग्जाम मेरे क्रैक हो रहे थे, लेकिन फाइनल मेरिट में कुछ नंबर से ही रह जा रही थी। तो मैं 2017 में आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कॉम्पिटिटिव पढ़ने के लिए सोची। और तब से ही मैं फर्स्ट जब मैंने पढ़ने के लिए सोची तो मैंने कोचिंग क्लासेस ली थी जो लोकल में होते हैं, ऑफलाइन में। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि सब कुछ मतलब वो वैसे पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बच्चे को उनके जो अच्छे हैं उसको ही आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, जो पीछे पड़े हुए हैं उनको वो नहीं देखते। हम्म। तभी मैंने जब लॉकडाउन में जब मैंने फर्स्ट टाइम अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन ली थी, मतलब 2-4 साल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। हम्म। तो इसे कवर करने के लिए कोई ना कोई गाइड मुझे चाहिए। गाइडेंस के लिए मैंने अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन ली थी। और उस वक्त ही आपके साथ मेरी मुलाकात हुई थी वहां पर ही। तो राइट। सिर्फ मैं मुझे याद है कि मैंने आपके यूट्यूब में इंग्लिश क्लासेस करती थी। ओके। तो वो जो फ्री क्लासेस होती थी, लेकिन उसके बाद ही मुझे अच्छा लगा था आपकी क्लासेस, तो मैंने आपके लिए ही सिर्फ वहां पर सब्सक्रिप्शन ली थी कि संदीप सर की क्लासेस मिलेगी मुझे। तो वहां पर पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने वहां से पढ़ने के बाद ही मेरा एसएससी जो स्टेनोग्राफर एग्जाम था वो क्रैक हुआ था। ओके। और उसके बाद मैंने सब्सक्रिप्शन जब मेरी खत्म हो गई, फिर मैंने सेल्फ स्टडी करने के लिए सोची। ओके। और मैं सेल्फ स्टडी अभी तक भी मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। और मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस नहीं ली थी, नाइस। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर खुद से
पढ़ूंगी तो ठीक से पढ़ूंगी, किसी के मतलब मेरे पास सब मटेरियल है, मुझे किसी की जरूरत हो तो यूट्यूब अभी बहुत हेल्प कर रही है सब स्टूडेंट को। नाइस। तो मैं यूट्यूब से ही सब रिसोर्सेस लेकर मैं मेरा नोट बनाई थी मैंने, और उसके हिसाब से मैंने पढ़ना शुरू की थी। तो नाइस। एक्चुअली सर मेरे हिंदी थोड़ा थोड़ा अच्छा हाँ, वो नहीं है तो वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हाँ होता हाँ है, तो स्टूडेंट्स विल मैनेज, हाँ, नो तो इश्यू। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो मैंने आफ्टर 2029 मैंने जितनी भी एग्जाम दी थी स्टेनोग्राफर के लिए, मैंने स्पेशली फोकस थी स्टेनोग्राफर के लिए, क्योंकि मैं स्किल मुझे अच्छा लगता था स्किल करने में। तो स्किल तो निकल जाती थी हर बार, लेकिन रिटन में जो फाइनल मेरिट आता है रिटन के अकॉर्डिंग आता है, उसमें फंस जाती थी। लेकिन लास्ट बार भी मैं जो 2022 का एग्जाम हुआ था तब भी मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दी थी। मेरा स्किल ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए ही क्वालिफाइड थी मैं, लेकिन फाइनल मेरिट में 0.3 के लिए मैं वहां पर रुक गई थी, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई थी। और उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट की, और स्टार्ट करने के बाद जब मैंने रिटेन दिए थे इस बार 23 का, तो मुझे लगा था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन डाउट में थी, क्योंकि इतना सारे बच्चे एग्जाम देते हैं तो कट ऑफ बहुत दिन के दिन हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कट ऑफ में। तो पता नहीं चलता है कि कब हाई होगा कब लो होगा, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा शक था कि ये होगा या नहीं। लेकिन फाइनली स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्टेड हुआ, और स्किल टेस्ट के बाद जब फाइनल रिजल्ट आई तब मुझे लगा कि ना तो हो जाएगा। और फाइनल रिजल्ट देखने के बाद थोड़ा शांति मिली मुझे। क्या बात है। और फाइनली जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किनको बताया, घर में या मम्मी पहले पापा? तो मैंने रिजल्ट नहीं देखी थी, हम्म। मेरे हस्बैंड ने रिजल्ट देखे थे। तो ओके। उन्होंने ही कहा, तो उन्होंने पापा को सबसे पहले फोन किया था, और पापा तो बहुत खुश थे। उसके बाद मम्मी को उन्होंने कॉल किया था, तो पापा मम्मी के बाद मेरे इन लॉज जो थे वो काम पे थे, काम पर गए थे। मेरे जो फादर इन लॉ है तो उनको उसने बुलाया कि सुकन्या का सिलेक्शन हो गया, अब घर आ जाओ। तो सब ओके। लोग ही बहुत खुश थे। वाह, ग्रेट। वो अलग ही एक एक अलग ही फीलिंग होती है रिजल्ट देखने के हाँ, बाद, जब तो पता वो चलता फीलिंग एक अलग से ही फीलिंग होता है। है। कितने सालों की मेहनत फाइनली रंग लाई, और अब वो हाँ, पढ़ाई सच काम आई। में अगर 2019 से देखें तो पूरे 7 साल हो गए। ओके, सो आपका 2019 से मेन प्रिपरेशन सॉरी स्टार्ट सर, हुई। 2017 से। 2017 से, तो 17 से अब तक लगभग 6 साल पूरा आपकी पढ़ाई चली, 6 इयर्स, हाँ सर। है ना? हाँ बहुत सारे बच्चे जो गिव अप कर देते हैं 1 साल 2 साल की प्रिपरेशन में ही, उनको यहाँ पर एक सबसे हाँ बड़ा लेसन लेना चाहिए कि 6 साल बैक टू बैक यहाँ पर मेहनत रही, बाउंस बैक रहा, रिजल्ट आना, फिर फेवर में रिजल्ट नहीं होना तो फिर बाउंस बैक करके प्रिपरेशन करना, ये सारी चीजें के बावजूद आज आपके सामने आपका रिजल्ट है, आपकी मनचाही जॉब है। ये बहुत बड़ा लेसन हाँ है, सर। और जो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं वो इस बात से जरूर सीखेंगे और समझेंगे कि नहीं यार, जब तक एफर्ट, तब तक एफर्ट लगाना है जब तक अपने पास एज है, और क्या एग्जाम में पूछा जाने वाला है, सिलेबस वही सब कुछ है, वही बार बार पूछेगा, तो गिव अप करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। सो ओके, अब 2017 से यानी 6 साल एक काफी लंबा समय होता है, और अभी 2023 वाला जब अभी का जब रिजल्ट आया तो फाइनली आप सिलेक्टेड रही। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आप लोग अपने पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी डे में पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट में प्रेफरेंस रखते हैं पढ़ाई का। आपका कैसे क्या रहा शेड्यूल, थोड़ा सा पूरा दिन का बताइए कैसे रहा? एक्चुअली सर शेड्यूल वैसे नहीं थे, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने ट्यूशन जो मेरे स्किल के लिए मैं ट्यूशन जाती थी ऑफलाइन। हम्म। स्टेनोग्राफी का जो स्किल होता है उसके लिए मैं ऑफलाइन ट्यूशन लेती थी। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता था, कभी कभी दिन में 2 बार भी जाना पड़ता था। राइट। मतलब एक एक बार सुबह और एक बार शाम को। हम्म। तो वो टाइम फिक्स रहती थी, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि फिक्स्ड शेड्यूल होना चाहिए। राइट। मैं जब भी कभी टाइम मुझे मिलती थी तो मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाती थी। ओके। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सुबह में 6 घंटा पढ़ना है कि 2 घंटा पढ़ना है, ऐसा नहीं। मैं जब भी मुझे टाइम मिलती थी मैं पढ़ने बैठ बुक जाते लेकर थे। बैठ जाती थी, जितना भी होता था मैं उससे ही उसके बाद फिर शाम को उससे आगे
पढ़ती थी। ओके। सो मैं बच्चों को बता दूं, स्टेनोग्राफर एक ऐसा एग्जाम है जो एसएससी के द्वारा कराया जाता है, और इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ्स को छोड़कर आपका रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश होता है। 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 50 मार्क्स की रीजनिंग होती है, 50 मार्क्स का जीएस होता है, और 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है, यानी इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये भी देश के लाखों स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस होता है कि हम स्टेनो का एग्जाम क्रैक करें और एक गवर्नमेंट एग्जाम, एक गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे सिक्योर करें। सो सुकन्या बच्चा, एक ये बताइए, टोटल जैसे जनरली आप डेली कितने घंटे पढ़ा करती थी? कुछ एक आइडिया कि हाँ 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे? टोटल सर, हाँ सर, एक्चुअली मेरे थोड़े प्रॉब्लम आते थे। मेरे पापा जैसे बीमार है तो उनको, उनके साथ कहीं कभार कहीं जाना होता तो मैं मैनेज कर लेती थी, लेकिन अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम से पहले 2-3 महीने मैं पूरे करीब 7-8 घंटा पढ़ लेती थी, और वैसे रात को भी पढ़ती थी। ओके, मतलब जब तक नींद ना आए तब तक पढ़ती थी। नाइस। तो 8 से 10 घंटा हम मान सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो रही है हाँ 8 से 10 जरूर। घंटे की रही है। इस 8 से 10 घंटे में आपने ऑनलाइन क्लासेस भी करी और सेल्फ स्टडी को भी टाइम दिया। तो हाँ ये सर। जो हाँ बच्चे ये कहते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है, मैनेज नहीं कर पाते, बहुत सारी क्लासेस होती है, क्या माइंडसेट था आपका ऑनलाइन की क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी का, थोड़ा ये बताइए। एक्चुअली सर ऑनलाइन क्लासेस, मतलब मुझे जो लगता था कि कोई सब्जेक्ट, किसी टॉपिक को मुझे पढ़ना था, यूट्यूब से पढ़ना था, तो मैं जब पढ़ती थी तभी उसे नोट कर लेती थी। ओके, और उसके नोट करने के बाद जब मैं फिर शाम को बैठती थी तो उसे रिवाइज करके फिर अदर सब्जेक्ट को पढ़ती थी। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में मतलब सुबह निकल जाएगा तो कोई दिक्कत होगा, ऐसा नहीं। अगर जो भी टॉपिक पढ़ती थी उसे कंप्लीट करके ही छोड़ती थी। ओके। और फिर ये रिवीजन को भी आप इक्वली टाइम दिया करती थी, जिसकी वजह से हाँ चीजें सर। ज्यादा लोड नहीं। नोट्स वगैरह आपने हर एक सब्जेक्ट का बनाया था प्रॉपर तरीके से? हाँ सर। तो नोट्स बनाने, और अगर नोट्स नहीं बनाते तो एग्जाम टाइम में कुछ डिफिकल्टी होती है रिवीजन के टाइम में, आपको क्या लगता है? एक्चुअली सर, मुझे, मेरा जो हैबिट है कि मैं लिख लिख के पढ़ती हूँ। ओके, इससे टाइम बहुत निकलता है मुझे पता है, लेकिन ये इससे मुझे याद बहुत अच्छे से रहता है। जो भी मैं पढ़ती हूँ उसी वक्त लिख लेती हूँ। ग्रेट, एक कॉपी लेके बैठती हूँ तो जो भी पढ़ती हूँ उसे बार बार लिखने से वो मुझे याद हो जाता है। नाइस। ओके, एक चीज और सुकन्या बताइए, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का करंट एग्जाम में क्या रोल होता है? उसका कुछ बेनिफिट मिलता है या बस ऐसे ही हाँ है? सर, बेनिफिट तो मिलता ही है। जो मैं मॉक टेस्ट देती थी वो प्रीवियस ईयर का ही ज्यादातर देती थी। ओके, और प्रीवियस ईयर जब खत्म हो जाती थी तो मैं जो न्यू मॉक्स था तो उसे मैं देती थी। मतलब ये जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि जितने भी ज्यादा प्रीवियस ईयर करोगे तो उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चन ही बार बार एवरी एग्जाम में हमें देखने को लिए मिलता है। ओके। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जैसे जीएस में कभी कभी कुछ रिपीट हो जाते हैं, इंग्लिश में हाँ, वोकैबुलरी रिपीट हो रिपीट होता जाती है। है ना? हाँ सर। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इवन सर एग्जाम, एरर्स भी रिपीट होता है इंग्लिश में। हाँ, क्या बच्चा? एरर्स भी रिपीट होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में हर एक टॉपिक टॉपिक ही हमको रिपीटेड देखने को लिए मिलता है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ये अच्छी चीज है, मतलब अगर पीवाईक्यू कोई भी कैंडिडेट लगाता है तो एटलीस्ट उसको यहाँ पे डबल बेनिफिट होगा। 10 से 20% यानी हाँ कि सर, ट्वेंटी बेनिफिट तो परसेंट होता है। रिपीट होता हुआ क्वेश्चन मिलेगा, और सेकेंडरी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि उसको एग्जाम के हिसाब से वो अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर कर लेगा कि हाँ इस हाँ सर। पैटर्न में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे क्या अप्रोच लगानी है एग्जाम में, वो पहले से ही सॉल्व कर ले, वही पहले अप्रोच लगा ले। यानी एग्जाम में कुछ नया नहीं करना, वही करना है जो उसने 100 सेट्स में या 200 सेट्स में पहले हाँ से सॉल्व सर। किया है ना? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। हाँ सर, एक्चुअली। ठीक है। सो एक चीज और बताइए यहाँ पे, सुकन्या, जैसे कि आपको अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी शुरुआत करके सिलेक्शन तक पहुंचने में 6 साल का समय लगा। इस 6 साल में बहुत सारे लोग सिलेक्शन होते ही सबसे पहले आपको बधाई दिए होंगे फोन करके। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन से पहले आपके स्ट्रगल टाइम में क्या रोल था, रिलेटिव्स एंड पड़ोसी जो थे? ऐसे लोग तो सर बहुत है जो बार बार पूछते थे कि
कब सिलेक्शन होगा, कब होगा, कब होगा, अभी भी पढ़ रहे हो, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, प्राइवेट में जॉब के लिए निकल जाओ। तो मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया कि इतने साल बैठे हो घर पर, तो जॉब के लिए अब तुम्हारी फ्रेंड्स लोग जो है वो प्राइवेट जॉब में लग चुके हैं, तो तुम भी लग जाओ। कभी भी मेरे मम्मी पापा ने फोर्स नहीं की थी। लेकिन मैं भी डिटरमाइंड थी कि कभी करना है तो गवर्नमेंट जॉब भी करूंगी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी मुझे शादी से पहले भी यही कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी है, तो इसे करना है तो इसको ही करो। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो हर वक्त डिमोटिवेट करते थे, तो सर उनसे तो अभी बात होता है, लेकिन सब बोलता है कि अच्छा है, चलो लग गया तो अच्छा है। कोई कोई कहता है कि लक में लग गया, अल्लाह का अच्छा है तो ही मिल गया। हाँ सर, वो तो मेहनत नहीं देखते, सही तो बात। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि उसे तो पता नहीं कितने साल इसमें मेरे गए, सही कितने बात। एफर्ट मैंने लगाई थी। चमकता हुआ सूरज लोगों को दिख रहा है, लेकिन वो सूरज कितना जल रहा है ये किसी को दिखाई नहीं दिया, है कि नहीं? चमकता हुआ इंसान दिखता है, लेकिन पैर के छाले कोई नहीं दिखता। और वो सही बात है। वो जब हमारा स्ट्रगल का टाइम होता है ना, तो लोग वहां पर हमेशा टांग खींचने के लिए आते हैं और हमेशा कोशिश करेंगे कि वो कामयाब हो जाए, हम फेल हो जाए अपनी लाइफ में। लेकिन जब कामयाब हो जाते हैं तो वो फिर वही अपनी बातों से पलट जाएंगे कि नहीं, हमें तो लग ही रहा था, बिटिया मेहनत कर रही है, कामयाब हाँ, होगी पता एक था दिन। कि होगा। हाँ, होगा, मुझे लग ही रहा था। और फिर वही जो जो ऐसे लोग होते हैं ना, फिर आप वही अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे को भी थोड़ा समझाइए, ये कुछ पढ़ता नहीं है, नालायक कहीं का, ये है वो है ना? ये सारी चीजें होती रहती होगी। हाँ सर, ऐसा ही है सर। ये एक कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज लिए, और हर बच्चा यही कहता है। कोई बच्चा ये नहीं, आज तक नहीं कहा कि नहीं मेरे सारे रिलेटिव्स या मेरे पड़ोसी मुझे हमेशा इनकरेज किए हो। हर किसी ने यही कहा सर, उन्होंने टांग ही खींची है। तो ये एक बात यहाँ पे बच्चों को समझनी चाहिए कि भैया, रिश्तेदारों का काम ही यही है, उनको उनका काम करने दो, आप उनको रोक नहीं सकते। और आप उन सारे बच्चों का हाँ काम सर, करो जो सुन सुन के हम हैबिचुएट हो गए हैं अभी। राइट, राइट, राइट। सही बात है। ओके सुकन्या, आपकी लाइफ में कोई 3 ऐसे पर्सन जिनको आप थैंक यू कहना चाहते हैं, तो जरूर से जरूर यहाँ पे बोलिए। आज मौका है, जल्दी ऐसे सवाल कोई पूछता नहीं है, लेकिन आज मौका है। ऑब्वियसली मेरे 3 लोग, मम्मी 4 पापा। 5 जितना भी चाहें। हाँ सर, ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा एंड मेरे हस्बैंड। मम्मी पापा एंड हस्बैंड, ऑफ कोर्स। सो एंड यहाँ पर सर, तीन नहीं है सर, एक्चुअली मैं कहूँ तो चार लोग हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। उसके बावजूद भी मुझे जो इस कम्पिटिटिव लाइन में इंग्लिश के लिए मुझे आप जैसे टीचर मिले हैं, सो ऑल्सो आई ऑल्सो वांट टू थैंक यू फॉर दैट। आपके वजह से ही मेरी इंग्लिश में जो नंबर ऑलवेज मैं 100 में 87 आप आती है। ग्रेट, एंड सर, 100 में 87 हाँ मार्क्स सर, आपके रहे हैं, दैट्स ग्रेट। ये हाँ तो सर। काफी बढ़िया है। अच्छी बात है। अच्छा सुकन्या, ये बताइए, इंग्लिश सेक्शन में थोड़ी सी आप बातचीत कर लेते हैं कि इंग्लिश में 3 पार्ट होता है, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। सो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया था प्रिपरेशन के टाइम पे? कॉम्प्रिहेंशन, मैं मुझे लगता है कि ये प्रॉपरली मतलब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। हम्म, और न्यूज़पेपर रीडिंग जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी भी प्रैक्टिस हो सकता है तो उतना ही इस पार्ट में इम्प्रूवमेंट होगा। हम्म, मैं मुझे भी दिक्कत आते थे जब मैं आपके क्लासेस करती, तो मुझे भी प्रॉब्लम आते थे, वहां पर ही नंबर कट जाते थे। हम्म, इनफैक्ट एग्जाम में भी वहां पर ही नंबर ज्यादातर कट जाते हैं। हम्म। तो उसके बाद जब मैंने रियलाइज की कि प्रैक्टिस करने से इसका इम्प्रूवमेंट होगा, तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस करी, और इसमें थोड़ा सा भी हो सके अगर इम्प्रूवमेंट आए। नाइस। और वोकैबुलरी सेक्शन के लिए क्लास में, क्योंकि मैंने तो बहुत तरीके से वोकैब पढ़ाई है, आपने कौन सी हाँ टेक्निक से सर, अपनी वो वोकैबुलरी? निमोनिक्स अभी भी याद है। निमोनिक्स अभी भी टेक्निक। कोई हाँ सर, कभी भी अगर अभी भी अगर कोई कॉमन वर्ड दिख जाए तो वो क्विक तुरंत से, क्विक मतलब, रिकॉल हो जाती हाँ है। सर, में घूमता है। और ग्रामर सेक्शन की पूरी नोट्स वगैरह बनाई थी आपने अपनी? हाँ सर, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ग्रामर की भी पूरी नोट्स है। एंड आपने जो भी किया था, स्पेशली मेरे इंग्लिश पार्ट का जो नोट्स है सभी आपका ही है। थैंक यू आपसे बेटा। वहां से पढ़कर ही मैंने नोट्स तैयार की थी, और अभी भी मैं उसी को ही रिवाइज करती हूँ। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर इस चीज को बोला, और बाकी बच्चे इस चीज को फॉलो भी करेंगे कि भैया क्लासेस केवल ही नहीं करनी है, बल्कि हमें उसकी प्रॉपर नोट्स बनाकर उसको रिवीजन भी करते रहना है, ताकि हमारा आगे एग्जाम टाइम में पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, अपनी नोट से चीजें नहीं। आसान हो जाएगी। हाँ। दैट्स ग्रेट।
ओके, सो लास्ट में आप अपने स्टूडेंट्स को, जो बाकी बच्चे आपका ये वीडियो देखने वाले हैं, आप उनको क्या लेसन देना चाहेंगी? कोई भी 2 से 3 बातें जो आप उन्हें बताना चाहें, बोलना चाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डिटरमाइंड हो कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो फिर डिटरमाइंड होकर पढ़ना पड़ेगा। एंड परसिस्टेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको एक ही चीज में स्टिक होना पड़ेगा कि मुझे यही वाला एग्जाम क्लियर करना है। 2-4 एग्जाम एक साथ देने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर एक ही फोकस करोगे तो स्पेशली उस पे फोकस करने से आप बहुत अच्छे से डिटरमाइंड होकर अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन जरूर आएगा। और गवर्नमेंट जॉब, मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब ही टाइम लगता है, बहुत ही टाइम लगता है, तो डिप्रेशन, डिमोटिवेशन सब आएगा इसमें। मुझे भी कभी कभी मैं भी डिप्रेस्ड हो जाती थी, बहुत ही बार मैंने कोशिश की कि छोड़ दूं, लेकिन पापा मम्मी ने बहुत ही हेल्प की मुझे कि नहीं, चलो इस बार नहीं हुई तो अगली बार जरूर होगा। तो अ, मतलब सर ठंडा करके एकदम ठीक से अगर आप डिटरमाइंड रहो कि हाँ हो जाएगा, इस बार नहीं हो तो नेक्स्ट बार जरूर होगा, तो सच में जरूर होगा। क्या बात है, बहुत ही और मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी टीचर, बहुत सारे टीचर है यूट्यूब में, कोई भी टीचर, सब टीचर ही अच्छे हैं, मैं किसी को नहीं कहूंगी कि बुरा है, क्योंकि सब टीचर अपने अपने जगह है। लेकिन मुझे स्पेशली जो अच्छा लगा कि इंग्लिश के लिए आप ही सही है। मतलब मुझे आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा लगता है, और मैं अगर रिकमेंड करूंगी कि इंग्लिश अगर पढ़ना है तो सर जरूर आपसे ही करे वो बच्चे, क्योंकि कुछ ना कुछ हेल्प मुझे उन सब बच्चों को जरूर ही मिलेगा। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। आपकी इन सारी लाइन से बाकी बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें समझ में आएगा कि हमें प्लेटफॉर्म्स बदलने से बेहतर है टीचर के साथ लगे रहना, सिलेक्शन हाँ मिलेगा सर, ही जरूर। मिलेगा। हाँ। और दूसरी जो चीज़ आपने बताई वो ये है कि हमें एक बार अपना सिलेबस पूरा करने के बाद सेल्फ स्टडी पर पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाना है, जो हाँ एक सर। बहुत बड़ा लेसन है, जो बच्चे लोग सिलेबस पूरा होने के बाद भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो वो चीज़ ना नहीं करें सर, कि एक बार, हाँ, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद अगर वही सिलेबस बार बार रिवीजन कोई कर सकता है तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ना राइट, कि कई सारी बुक पढ़ने से, बल्कि एक ही टीचर से अगर नोट्स बनाकर पढ़े और उसको ही बार बार रिवाइज करे तो बहुत मदद मिलेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये थी हमारे बीच में सुकन्या, जिन्होंने अपने 6 साल की जर्नी में कई अप्स एंड डाउन्स देखे। पापा की तबीयत भी खराब थी, उसके बावजूद भी इन्होंने पढ़ाई के लिए टाइम निकाला। घर की जिम्मेदारियां थी, उसके बावजूद भी इन्होंने पढ़ाई के लिए टाइम निकाला। शादी होने के बाद भी पढ़ाई के लिए टाइम निकाला, और वो सारे लोग जो आपसे जुड़े रहे वो हमेशा आपके मोटिवेशन का जरिया बने, आपको एनकरेज करने ही वाले बने। तो 2 बातें यहाँ पे समझ में आती है। सबसे पहली बात कि हर बच्चे के पेरेंट्स, और अगर उनकी शादी हो गई है तो ऑब्वियसली उनके लॉ फैमिली इन लॉज जो हैं, उनको हमेशा अपने बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए। रिलेटिव्स क्या कहते हैं आपका कान भरने के लिए हमेशा आएंगे, लेकिन अगर आप भी जिस तरीके से सुकन्या के पेरेंट्स और जो इन लॉज रहे हैं उन्होंने सपोर्ट किया, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपका बेटा, आपकी बहू जरूर आने वाले टाइम में जरूर चमकेंगी और वो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करेंगी। और दूसरा, लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर साक्षात एग्जाम्पल है ये बच्ची, जिन्होंने लगातार अपनी मेहनत को जारी रखा और फाइनली सेलेक्ट हुई। और एक सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि जब आप शुरुआत से प्रिपरेशन शुरू करते हो, तो आपने सपोज एक से आपने प्रिपरेशन 0 से 1 किया, 2 किया, 3 किया, और कट ऑफ 70 गई और आप 60 तक पहुंचे और आप फेल हो गए मान लीजिए, तो आपको अगली प्रिपरेशन अगले साल के लिए 60 से शुरू करनी होती है। आप शून्य नहीं होते। जो लोग ये सोचते कि अरे मैं हार गया, आप हारे नहीं हो, आप ऑलरेडी 60 पर पहुंच चुके हो। आपको केवल 10 का गैप और कवर करना है, अगला अटेम्प्ट आपको निकल जाएगा। और अगर वो 10 का अगले में कवर नहीं हुआ, 1-2 नंबर फिर रह गया, तो तीसरे अटेम्प्ट में आपका वो 1-2 नंबर कवर होगा, लेकिन क्रैक होगा ही होगा अगर आप गिव अप नहीं करते। थैंक यू बच्चा, बहुत बहुत बधाई। आपका आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। बहुत ही बहुत थैंक यू बहुत सर। शुभकामनाएं आपको कि आप बहुत अच्छे से काम करें, हर जगह पे नाम करें, अपने ससुराल में, अपने मम्मी पापा का, अपने लॉज का, और आप अपना हर किसी का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच इस इंटरव्यू के लिए, और आपकी थैंक यू ये सर, जर्नी नमस्ते। सबको मोटिवेट करेगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी बच्चा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।